नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सो नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट, कोई भी चुनावी प्रक्रिया वो पूरा परफेक्ट तो हो नहीं सकता, एंड इन एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस देयर आर बाउंड टू बी मेनी फ्लॉज एंड लिमिटेशन। और जो रियल में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, सीमाएं होती हैं। सो इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू मेक इलेक्शंस फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम। सो लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश तरीके बार बार खोजते रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, विद द एक्सेप्टेंस ऑफ एडल्ट सफरेज, है ना, वयस्क मताधिकार, फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शन, है ना, सबको आज़ादी है इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के जो स्थापित करके इंडिया, इन तीन चीज़ों को फोकस में रखे जाए कि वयस्क मताधिकार, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, और एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन को स्थापित करके इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक इट्स इलेक्शन प्रोसेस, इंडिया ने अपने इलेक्शन प्रोसेस को काफ़ी हद तक स्वतंत्र और फेयर, निष्पक्ष बनाने का कोशिश किया है। हाउएवर द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 72 ईयर्स हैड गिवन राइज टू मेनी सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग आवर इलेक्शन सिस्टम। तो पिछले 72 सालों में, और इनफैक्ट अब तो हम कहेंगे कि 78 सालों में, काफ़ी कुछ हमने सीखा है कि हमें अपने इलेक्शन प्रोसेस को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो वेरियस इंडिपेंडेंट ग्रुप, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ग्रुप्स हैं, एंड मेनी स्कॉलर्स, पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमी के यहाँ से लोग हैं, हैव कम अप विद प्रपोजल फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उन्होंने काफ़ी चुनाव सुधार के काफ़ी प्रपोजल्स भेजे हैं, एंड सम ऑफ दिस सजेशंस आर अबाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्कस्ड इन द चैप्टर। सो और कुछ ऐसे ऐसे उनके रिकमेंडेशन आए हैं, कुछ ऐसे ऐसे उन्होंने सजेशंस भेजे हैं कि जो हमारे जो चुनावी प्रावधान है जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है, उन सबको भी वो बदलने के लिए वो रिकमेंड करते हैं। सो हम कुछ ऐसे प्रावधानों को डिस्कस करें, कुछ उनके प्रपोजल्स को डिस्कस करते हैं। आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज्ड फ्रॉम FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ PR सिस्टम। सो क्या कहा जा रहा है कि हमारी चुनावी व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चेंज करके समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। एंड दिस शुड एंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट्स, इससे ये होगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्टीज गेट सीट एज फार एज पॉसिबल इन द प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट। तो जितने प्रोपोर्शन में उसको वोट मिलेगा, पार्टीज उतनी सीट्स पाएगी। देयर शुड भी, क्योंकि हमने पहले देखा था, एक एग्जाम्पल में हमने समझा था कि ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी को वोट सिर्फ 40-50% मिले, बट उसको सीट हो सकता है 80% मिल जाए, ऐसा हुआ भी है भारतवर्ष में। सो दैट इज़ द रीज़न, कुछ लोगों का ऐसा भी सजेशन है। देयर शुड बी ए स्पेशल प्रोविजन टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वीमेन आर इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड असेंबली। तो एक ऐसा प्रावधान हो चाहिए, विशेष प्रावधान होना चाहिए जिससे ये इंश्योर करा जा सके कि एटलीस्ट 1/3 मेंबर जो होंगे वो महिलाएं होंगी पार्लियामेंट और राज्य के असेंबलीज में, विधानसभाओं में। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजंस टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, है ना, चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को काफ़ी कुछ तक रोका जाए, नियंत्रित किया जाए। द इलेक्शंस एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट, एक्सपेंसेस जो चुनाव के खर्च हैं वो सरकार के द्वारा पेड बाय द गवर्नमेंट किया जाए, फ्रॉम द एक स्पेशल फंड के, एक विशेष फंड से उनको भुगतान किया जाए। कैंडिडेट्स विथ एनी क्रिमिनल केस शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। जो कैंडिडेट्स, जो भी हमारे उम्मीदवार हैं, उनके विरुद्ध अगर फौजदारी का मुकदमा, अगर क्रिमिनल केस है उनके अगेंस्ट, तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग। भले ही उसके खिलाफ, जो उसका विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील पेंडिंग होगा, पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, बट उसको नहीं चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन द कंपेन, बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स, है ना। तो चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। देयर शुड बी ए लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक वे। तो राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल, राजनीतिक दलों के कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अत्यधिक पारदर्शी और डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। देयर शुड बी अ लॉ।
दीज आर बट ए फ्यू सजेशन। तो ये कुछ सीमित सुझाव हैं। देर इज़ नो कंसेंसस अबाउट दिस सजेशंस, बट इन सारे सजेशंस जो हैं इस पे कोई अभी तक आम राय बन नहीं पाई है। सो इवन इफ देयर वाज ए कंसेंसस, देयर आर लिमिट्स टू द व्हाट द लॉस एंड फॉर्मल प्रोविजंस कैन डू। सो अगर इस पे अगर राय बन भी जाए तो कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। देयर आर लिमिट्स ऑन द लॉज एंड फॉर्मल प्रोविजंस। Free and fair election can be held only if the candidates, the parties, and those involved in the election process agree to abide by the spirit of the democratic competition। तो एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब सारे कैंडिडेट्स, जो उम्मीदवार है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दल, राजनीतिक दल है, और दोज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन के प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं, वो सब अगर लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के स्पिरिट को, है ना, उसकी भावना को सम्मान करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स, देयर आर 2 other ways of ensuring that election reflect the expectation and democratic aspirations of the people। सो कानूनी सुधारों के अतिरिक्त, है ना, 2 और तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं एंड लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। वन इज़ ऑफ कोर्स दैट पीपल देमसेल्व्स हैव टू बी मोर विजिलेंट। एक है कि जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, जो जनता है, वो स्वयं ही और सतर्क हो रहे, है ना, चुनाव के प्रति। मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और जो चुनावी राजनीतिक कार्यों में ज़्यादा सक्रिय तरीके से भाग ले सके। बट इसमें भी प्रॉब्लम्स है, बट देयर आर लिमिट्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्डिनरी पीपल कैन इंगेज इन पॉलिटिक्स। तो एक सामान्य नागरिक रेगुलर बेसिस पे कितना ही अपने आप को पॉलिटिक्स के लिए इन्वॉल्व करेगा, उसका एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमा है। हर व्यक्ति के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अन्य कार्य है, और हर एक व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं हैं और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस है, आर डेवलप्ड एंड आर एक्टिव इन फंक्शनिंग एज वॉच डॉग फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। सो बेसिकली राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो कि स्वतंत्र, फ्री और फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए वॉच डॉग का काम करे, पहरेदारी करे। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया दोस्त। ये चैप्टर 3 था, और ये चुनाव और प्रतिनिधित्व के ऊपर ये चैप्टर ये समाप्त हो गया है। यू हैव लर्नड अबाउट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया एंड सम अदर इलेक्शन प्रोसेसेस इन डिटेल, जो दूसरे देश में थोड़े जो हैं उनके बारे में भी, और हमारे भारत के बारे में कि कैसे चुनाव किया जाता है इन डिटेल हमने समझा है, और बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। उसके पहले जस्ट थोड़ा सा इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, उसको हम स्लाइटली एक बार रन थ्रू कर लेते हैं। So in the countries where representative democracy is practiced, election and representative character of those elections are crucial factor in making democracy effective and trustworthy, है ना। तो जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र होता है ना, वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाए रखने में, द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, है ना, ऑफ दोज इलेक्शंस आर क्रूशियल, विश्वसनीय बनाए रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान देते हैं। द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन सिस्टम कैन बी गेज्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ फैक्टर। हमारे देश का जो इलेक्शन सिस्टम है उसका सक्सेस बहुत सारे फैक्टर्स पे देखा जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है, मापा जा सकता है। आवर इलेक्शन सिस्टम हैज़ अलाउड वोटर्स नॉट ओनली टू फ्रीली चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। इसने, हमारा इलेक्शन सिस्टम ने वोटर्स को अलाउ किया है कि वो सिर्फ फ्रीली चूज़ कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, सिर्फ फ्रीली ही नहीं चूज़ कर सकते हैं, बल्कि मतलब फ्रीली तो चूज़ कर ही सकते हैं, बट ऑल्सो और चेंज द गवर्नमेंट पीसफुली, और सरकार को स्टेट एवं नेशनल लेवल पे, राज्य एवं केंद्र के स्तर पे सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से बदल सकते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ है भारत में। सेकेंडली, वोटर्स हैव कंसिस्टेंटली टेकन कीन इंटरेस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस एंड पार्टिसिपेटेड इन, तो चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि लेते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वोटर्स हमारे देश में। द नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड पार्टीज दैट कंटेस्ट इज ऑन द राइज, तो जितनी उम्मीदवार और जो पार्टी चुनाव लड़ती हैं उसकी संख्या बढ़ रही है। थर्डली, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन हैज़ प्रूव टू बी एकोमोडेटिव एंड इंक्लूसिव, जो हमारी चुनाव की व्यवस्था है वो बहुत ही एकोमोडेटिव है, वहाँ पे स्थान मिला और सभी को साथ लेकर चलती है ना, एकोमोडेटिव और इंक्लूसिव है। द सोशल कंपोजिशन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हैव चेंज्ड ग्रेजुअसली, तो हमारे प्रतिनिधियों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है समय के साथ।
Now our representatives come from many different social sections, though the number of women legislator have not increased satisfactorily. तो जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं वो समाज के बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वर्ग से अब आते हैं. हाँ, ये एक बात जरूर है कि जो महिला हैं, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी तक ज़्यादा इम्पोर्टेंटली सिग्निफिकेंटली बहुत तरीके से बढ़ा नहीं है. ये एक चिंता का विषय है. Fourthly, the election outcome in most parts of the country does not reflect the electoral malpractices and rigging. तो जो आउटकम आता है हमारे देश के अधिकतर भागों में, जो चुनाव के परिणाम आती है, वो अनियमितताओं और धांधली को नहीं प्रदर्शित करती है. सो ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ अनियमितताएं और धांधली नहीं हुई है. ऑफ कोर्स मेनी अटेम्प्ट्स एट रिगिंग टू टेक प्लेस. धांधली का थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट बहुत जगहों पे किया जाता है. एंड यू मस्ट हैव रेड अबाउट वायलेंस. और आपने चुनाव के बारे में, चुनाव में वायलेंस कम पढ़ा ये सब चीज़ों की. कंप्लेंट दैट वोटर्स नेम, कि वोटर का नाम डिसअपियर कर दिया जाता है फ्रॉम द वोटर लिस्ट, धमकाया जाता है लोगों को, इंटिमिडेशन. तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ घटनाएं होती है और इसके बारे में हम अखबारों या अन्य जगहों से हमें जानकारी मिलती है. बट फिर भी वो एक लार्ज स्केल पे बोलेंगे. इट सच इंस्टेंसेस रेयरली डायरेक्टली अफेक्ट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन. सो ये जो चीज़ें हैं, जो वायलेंस है, जो माल प्रैक्टिस या रिगिंग या जो ये सब चीज़ें हो रही है, अनियमितताएं हो रही है, वो बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रही है. और इतने बड़े स्केल पे तो बहुत कम ही हुई हो कि किसी चुनाव के आउटकम को बदल दे. सो इट रेयरली डायरेक्टली अफेक्ट द आउटकम ऑफ द नेशन. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग अचीवमेंट. द फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेमोक्रेसी. ये जो चुनाव है वो हमारे बेसिकली हमारे अंदर का वो डेली का हिस्सा बन गई है ना. हमारे लोकतंत्र जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है. नो वन कैन इमेजिन ए सिचुएशन वेयर ए गवर्नमेंट टू डिसरिस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ इलेक्शन. तो हमारे यहाँ ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई सरकार ऐसी हो जो जनता ने वोट किया हो, जनता का जो इलेक्शन का वर्डिक्ट आया हो, जो इलेक्शन का परिणाम आया हो, उसके अगेंस्ट सरकार उसको डिसरिस्पेक्ट कर दे सरकार, और सरकार उसके अगेंस्ट एक्शन ले ले. ऐसा अभी तक हुआ नहीं, और ऐसा हमारे देश में सोचा भी नहीं जा सकता. सिमिलरली नो वन कैन इमेजिन दैट ए गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म विदाउट होल्डिंग इलेक्शन. और ये भी हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि एक सरकार बन जाएगी बिना चुनाव किए हुए, है ना. विदाउट होल्डिंग इलेक्शन गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, वुड बी फॉर्म. ये भी हमेशा नहीं सोचते हैं. तो ये ऐसा सोच हम इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि एज डेमोक्रेसी वी हैव मैच्योर्ड, और ये सब चीज़ें हमारे देश में इतने अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड है कि हम ऐसी चीज़ सोचते भी नहीं हैं, कल्पना भी नहीं करते हैं. इनफैक्ट रेगुलरिटी एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द इलेक्शंस हैज़ अर्नड फेम फॉर इंडिया एज ए ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री एक्सपेरिमेंट. सो बेसिकली ये जो वास्तव में क्या है कि भारत में निश्चित अंतराल पे होने वाले जो रेगुलर चुनाव होने वाले हैं और नियमित चुनावों को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में, है ना, ग्रेट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट के रूप में भारत को ख्याति मिली है. All these factors have earned for our election system a respect within and outside the country. So इन सब चीज़ों के कारण हमारे इलेक्शन सिस्टम के, भारत को इलेक्शन सिस्टम का रिस्पेक्ट, इलेक्शन सिस्टम के ऊपर बहुत रिस्पेक्ट है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री. हमारे देश के अंदर और देश के बाहर, विदेश में भी हमारी चुनाव व्यवस्था को आदर से देखा जाता है. द वोटर एंड इंडिया हैज़ गेन्ड कॉन्फिडेंस. तो भारत के मतदाताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है. द लेजिटिमेसी ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैज़ इंक्रीज्ड इन द आइज ऑफ द पीपल. तो मतदाताओं की निगाहों में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है. दिस विंडिकेट्स द बेसिक डिसीजन टेकन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. तो ये हमारे संविधान निर्माताओं को मूल निर्णयों को उचित ठहराता है ना. विंडिकेट द डिसीजन, मूल निर्णयों को उचित ठहराता है. इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस बिकम्स मोर फ्लॉलेस, अगर ये जो इलेक्शन का तरीका है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो थोड़ा और दोष रहित बन जाती है, फ्लॉलेस हो जाती है, वी एज वोटर्स एंड सिटीजन शुड बी एबल टू शेयर मोर इफेक्टिवली. तो हम एज एक मतदाता और एज नागरिक हम वी विल बी एबल टू शेयर मोर इफेक्टिवली इन दिस कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड मेक इट मोर फीलिंग. तो ये जो हम नागरिक के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का, कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी में काफ़ी अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे. एंड जो ये चुनावी प्रक्रिया है इसका हम आनंद ले पाएंगे, इसको बहुत ही आनंद उठा सकेंगे और अर्थपूर्ण बना सकेंगे. सो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर चैप्टर ऑल अबाउट. तो हम ऐसा देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चुनावी प्रक्रिया के बारे में पूरे डिटेल में व्याख्या है, और भारत एक सफल चुनाव कराने, मतलब पिछले 60-70 सालों में बहुत हद तक एक सफल चुनाव करवा, हम कितनी बार, एक बार नहीं सॉरी, अनेकों बार राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे सफल चुनाव करवाया गया, और भारत एक वेल एस्टेब्लिश्ड
डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर कर उतरा है, जहाँ के लोगों में चुनाव के ऊपर बहुत आस्था और विश्वास है, और देश विदेश में हमारी चुनावी प्रक्रिया को बहुत आदरपूर्वक तरीके से देखा जाता है. सो ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस ऑल माई फ्रेंड्स. एंड विद इस शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ. जय हिंद, जय भारत.